डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम एक बार फिर से फ्रिक्शन के कुछ प्रॉब्लम जो या तो नीट और जेई में या तो पूछे गए हैं या पूछे जाने लायक हैं को लेकर के आ रहे हैं। एक वीडियो इसके पहले ही मैंने बना चुका हूँ जिसमें मैंने मोस्टली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लिया था, जिससे कि फ्रिक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो। अब हम उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड कुछ और क्वेश्चन ले रहे हैं जो न्यूमेरिकल्स हैं। इसमें कुछ डिजिट्स आपको दिए हुए हैं, उसको सॉल्यूशन निकालना है। एक आध कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी लेंगे, लेकिन मोस्टली अब हम लेंगे न्यूमेरिकल्स। तो ये न्यूमेरिकल्स नीट और जेई वाले स्टूडेंट्स के लिए है। तो इस का पहला क्वेश्चन, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड में लिखा हुआ है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो और अपने से ट्राई करो कि इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा। इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको पिछले वाले में बताया, कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। M1 M2 लेकर या कैपिटल M स्मॉल m लेकर के मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया था कि किस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए बनाइए। तो डियर फ्रेंड्स, अब तक आप लोगों ने बना लिया होगा और तब जाके आपको आंसर मिला होगा 60। यहाँ पर 2 केसेस मिल रहे हैं। क्वेश्चन का एक पार्ट कहता है कि हमने फोर्स ए पर अप्लाई किया, यानी पहले पार्ट में आपने ए पर फोर्स अप्लाई किया है, और सेकेंड पार्ट में जो एफ है फिगर में दिया हुआ है, क्वेश्चन के साथ जो फिगर दिया हुआ है उसमें दिख रहा है कि बी पर अप्लाइड किया गया है। तो अपर बॉडी पे जब फोर्स अप्लाई होता है तब हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, लोअर बॉडी पर जब फोर्स अप्लाई होता है तो हम कैसे सॉल्व करते हैं। इस तरह के सारे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट मैंने आपको पिछले वीडियो में दिए हैं, वीडियो नंबर 4F में दिया है। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पर हम लेते हैं। पहले तो हम ऊपर वाले ब्लॉक पर फोर्स अप्लाई करें, ये अपना बी और ये अपना ए, और ए पर हमने फोर्स अप्लाई किया है 20 न्यूटन दिया है। इसने कितना फोर्स अप्लाई किया है? 20 न्यूटन। तो ये ठीक चलने की पोजीशन में आ गया है, ठीक चलने की पोजीशन में आ गया है, माने ए और बी के बीच में लिमिटिंग फ्रिक्शन डेवलप हुआ। लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होगा? तो ए का वेट लगेगा नीचे, कितना? ए का मास दिया 4 kg, तो ये लग गया 4g। इसका नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ऊपर, और नॉर्मल रिएक्शन का म्यू टाइम्स ये लिमिटिंग फ्रिक्शन आ गया, और ये ठीक चलने की पोजीशन में आ गया है। इसका मतलब हुआ कि म्यू एन इज इक्वल टू 20। ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के ठीक बराबर हैं। अब एन की वैल्यू हो गया 4g, और g की वैल्यू कहता है, क्वेश्चन में कहता है 10 लीजिए, तो हम 10 ले लिया, इक्वल टू 20। तो यहाँ से आपको म्यू मिल गया, कितना? 20/40 यानी 1/2। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट से हमको क्या निकल आया? इस दोनों ब्लॉक के बीच का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मिल गया। अब चलिए नीचे वाले ब्लॉक पर फोर्स अप्लाई करते हैं, ये बी और ये ए। अब हमने फोर्स इस तरह से अप्लाई किया, सॉरी नीचे वाले पे अप्लाई किया एफ, और इतना अप्लाई किया कि अब दोनों साथ साथ चल रहे हैं, बोथ आर मूविंग टुगेदर। तो कौन कौन से फोर्सेस यहाँ पर डेवलप हो रहे हैं देखो। जैसे हमने बी पे फोर्स लगाया तो ए उसके मोशन का अपोज करेगा, तो बी के ऊपर आ गया म्यू एन। एन कितना होगा? तो जितना ए का वेट 4g, इसको और नीचे ले लेते हैं 4g, उतना यहाँ पर रिएक्शन आएगा नॉर्मल। बी के वेट का यहाँ पर कोई मतलब नहीं, बी का वेट किसको लगेगा? नीचे वाले सरफेस पर, और नीचे वाला सरफेस तो स्मूथ है, वहाँ फ्रिक्शन क्रिएट ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो म्यू एन किसने अप्लाई किया? ए ने। तो जब ए ने बी पर फोर्स अप्लाई किया है म्यू एन, तो बी ने भी ए पर फोर्स अप्लाई किया है, लेकिन अपोजिट और उतना ही म्यू एन। ये हो गई सिचुएशन फोर्सेस की। तो बॉडी ए जो है उसके ऊपर केवल एक ही फोर्स अप्लाई हुआ है और वो एक्सेलरेट हुआ ए। तो नीचे वाला ब्लॉक जो है इसके ऊपर 2 फोर्सेस अप्लाई हुआ है और ये भी एक्सेलरेट हुआ विथ ए।
दोनों साथ साथ चल रहे हैं, माने दोनों का एक्सेलरेशन इक्वल होना चाहिए। तो दोनों का इक्वल एक्सेलरेशन सेम है, इसका मतलब हुआ कि म्यू एन इज इक्वल टू ए, सॉरी 4a, इसका मास दिया 4 kg। अब म्यू चलो ठीक है, इतना हो गया। और नीचे वाला ब्लॉक, इसके ऊपर दो फोर्सेस लगे हैं, F माइनस म्यू एन, और ये चला एक्सेलरेशन से, तो नेट फोर्स यहाँ भी हो जाएगा 8a। यहाँ से a को एलिमिनेट कर दो, a को एलिमिनेट कर दो। म्यू एन की वैल्यू हमको सीधा मिला हुआ है 20, म्यू एन की वैल्यू हमको सीधा दिया हुआ है, क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है 20, हम रख लेंगे 20, ठीक है। a को एलिमिनेट कर देते हैं, या म्यू एन की जगह 20 रख करके a की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, और वो a की वैल्यू फिर इधर रखकर f की वैल्यू निकाल लो, एक तरीका ये भी है। तो 20 इज इक्वल टू 4a, तो 4 इस तरफ आ गया, यानी a की वैल्यू हो गई 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो f हमें कैलकुलेट करना है, f हमें कैलकुलेट करना है 8 इंटू 5, 8 इंटू 5, ठीक है ना। a की वैल्यू आ गया 5, तो 8 इंटू 5, और माइनस म्यू एन उधर चला गया प्लस म्यू एन, और म्यू एन कितना है, तो 20। तो हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड, 60 न्यूटन। तो व्हेन ए 60 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन द लोअर ब्लॉक B, देन बोथ द बॉडी विल मूव टुगेदर ऑन द सरफेस। दोनों बॉडी एक साथ सरफेस पे मूव करेंगे, ठीक है। तो इसका पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया था। ऊपर वाले पर लगने वाला फोर्स इक्वल टू उसका मास इंटू एक्सेलरेशन a, नीचे वाले बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स इक्वल टू उसका मास इंटू उसका एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन दोनों यदि एक साथ चल रहे हैं तो दोनों का सेम है, तो दोनों की जगह a रखना, और उस a की वैल्यू या तो निकाल लो या फिर a को एलिमिनेट कर लो। फर्स्ट में सेकंड को डिवाइड करोगे तो a एलिमिनेट हो जाएगा, सीधा सीधा f निकल आएगा, एक तरीका ये भी है। तो चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। ये क्वेश्चन जेईई में पूछा जा चुका है, ठीक है। ए ब्लॉक P ऑफ मास m is placed on a horizontal frictionless, फिर से frictionless plane। A second block Q of same mass m is placed on it and is connected to a spring of spring constant K, The two blocks are pulled by distance A. Block Q oscillate without slipping,
what is maximum value of friction? साथ में फिगर दिया हुआ है, ये प्लेन, इस प्लेन पे रखा है ये P, उस पे रखा है ये Q, और Q इज टाइड विथ ए स्प्रिंग। ये फ्रिक्शनलेस है, उनके बीच में फ्रिक्शन है। तो हमने इसको पुल किया, खींचा, कितना डिस्टेंस, ए डिस्टेंस है, फिर रिलीज किया, छोड़ दिया, तो वो ऑसिलेट करता है। क्यों? बिना स्लिप हुए, यानी पी के ऊपर स्लिप नहीं हो रहा, वो पी को भी सांस लेके चल रहा है। दोनों मास जो है वो ऑसिलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो आंसर जो दिए हुए हैं इसके साथ में आपको वो है KA/2 K μs into mg, और लास्ट वाला दिया है 0। इसमें से कौन सा होगा? ये जेई में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यस, पॉज द वीडियो फॉर 2 मिनट एंड ट्राई टू सॉल्व एंड फाइंड द करेक्ट आंसर। तो बच्चों, अब तक इसको आपने सॉल्व कर लिया होगा, और जब आपने सॉल्व किया होगा तो मिला होगा आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। जिनसे नहीं बना, नहीं बन पाया, वो जरा मेरे साथ आए। हमने इसको डिस्प्लेसमेंट दिया ए से उसको खींचा। तो जब इसको हमने ए से खींचा है तो स्प्रिंग में भी एलोंगेशन आया ए का, और तब स्प्रिंग उसके अपोजिट एक फोर्स अप्लाई करेगा कि ए ऑन द ब्लॉक क्यू, और वो उस ब्लॉक क्यू को अपनी तरफ खींचेगा। तो ब्लॉक पी का फ्रिक्शन उसका अपोज करेगा। मान लीजिए फ्रिक्शन कितना आ रहा है, एफ, उसका अपोज किया। और जब पी ने क्यू पर फ्रिक्शन लगाया एफ, तो क्यू ही पी के ऊपर फ्रिक्शन अप्लाई करेगा, लेकिन अपोजिट करेगा और उतना ही करेगा एफ। तो ये हो गए फोर्सेस। अब ब्लॉक क्यू इन दो फोर्सेस के कारण और ब्लॉक पी इस एक फोर्स के कारण ऑसिलेट कर रहा है, ऑसिलेशन चल रहा है। ठीक है ना? तो ये जो फ्रिक्शन आया है वो कितना होगा हमको बतलाना है। ठीक है, ये फ्रिक्शन कितना होगा ये हमको मालूम करना है। तो देखो, नेट फोर्स ऑन क्यू, क्यू के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स कितना हुआ, तो हुआ K माइनस एफ, और ये बराबर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द सिंपल हार्मोनिक मोशन, इट शुड बी इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए द डिस्प्लेसमेंट। ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। ठीक, सेकेंड बॉडी पे कितना फोर्स अप्लाई हुआ, एफ, और ये कितना होना चाहिए, द सेम ओमेगा स्क्वायर ए। इसका मतलब कि दोनों फोर्स इक्वल है, तो K माइनस एफ इक्वल टू एफ, और K इज इक्वल टू 2F, सो F इज इक्वल टू KA/2। सिंपल। तो ये बन गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, KA/2 होना चाहिए। अगला क्वेश्चन ये नीट में आया हुआ है, और इसके कंपैरिजन में थोड़ा आसान है, इजी है, और इसलिए विद इन 1 मिनट बनना चाहिए। कितना पॉज करना वीडियो, केवल 1 मिनट। ठीक है, तो पहले तो क्वेश्चन देख लो। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन between the block P between the block
P and the surface is mu equal to 0.25. For the system is to be in equilibrium the value of m is अब ये दिया हुआ फिगर आपको साथ में, ये सरफेस, इस पे रखा है ब्लॉक P, कहता है इसका वेट 8 kg है, एक स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, यहाँ से एक वेट लटका हुआ है M, इसी की वैल्यू मालूम करना है। यहाँ से एक और स्ट्रिंग बंधा हुआ है जो कि किसी वॉल से कनेक्टेड है और एंगल बना रहा है 45 डिग्री, और ये सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में है, यानी ये रेस्ट में है, ये रेस्ट में है, दोनों के दोनों रेस्ट में है। तो m की कितनी वैल्यू होनी चाहिए कि ये रेस्ट में बना रहे, ये निकालना है। तो चलिए वीडियो पॉज कर लिए, ट्राई कीजिए, मैं दे रहा हूँ 1 मिनट, तब तक मैं आपको आंसर लिख देता हूँ। 2 kg, 3 kg, 4 kg और लास्ट दिया है 6 kg। तो स्टूडेंट्स, अब तक आप लोगों ने बना लिया होगा कि m की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, तो आंसर मिला होगा A, 2 kg, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर मान लीजिए टेंशन आया T1, यहाँ पर मान लो टेंशन आया T2, इधर मान लो टेंशन आया T3, राइट। और ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब कि ये पॉइंट भी इक्विलिब्रियम में होगा O। और जब एक पॉइंट 3 फोर्सेस के अंडर इक्विलिब्रियम में हो तो हम लेमिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर लेमिस थ्योरम लगाना है। ये T1 क्या करेगा, इस 8 kg ब्लॉक को अपनी तरफ खींचेगा, उसका अपोज करेगा फ्रिक्शन उसका अपोज करेगा। इसका वेट 8g लग गया डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन n ऊपर आ गया, इसका म्यू टाइम्स फ्रिक्शन आ गया। और ये रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में है, तो T1 बराबर μn होगा, ठीक है। ये जो T2 है ये ठीक हमारे बॉडी के वेट mg के बराबर मिलेगा, T2। अच्छा, T1 के सामने जो एंगल बन रहा है कितना हो गया, ये 90, ये 45। इस T2 के सामने जो एंगल बन रहा है वो भी इतना ही हुआ, ये 90 और ये 45। तो हमको फोर्सेस और उनके सामने के एंगल मिल गए, तो हम यहाँ पर लेमिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रॉम, चलिए पहले तो इक्वेशन बना लेते हैं। T1 इक्वल टू है μn और n बराबर है 8g, तो μ इंटू 8g, ये T1 हो गया। T2 ये बराबर है mg, ओके। चलिए लेमिस थ्योरम अप्लाई करो, तो लेमिस थ्योरम के अकॉर्डिंगली T1 के सामने एक एंगल कितना, 90 + 45, तो T1 अपॉन साइन 90 + 45 इक्वल टू T2 के सामने कितना एंगल, तो ये भी हमको उतना ही मिल रहा है भाई, 90 + 45, तो डिनोमिनेटर तो कैंसिल हो गया। तो मैं T1 की जगह रख लेता हूँ
म्यू इंटू 8g, म्यू इंटू 8g, तो T2 की जगह मैं रख लेता हूँ mg, तो लो भाई g भी हो गया कैंसल। अब म्यू दिया है 0.25 इंटू 8 बराबर निकलेगा m, तो m कितना आ गया 2 kg के बराबर होना चाहिए, तब ये इक्विलिब्रियम बनेगा, तब ये बैलेंस बनेगा। ये क्वेश्चन आपका नीट में पूछा गया है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन हमारा नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए एक क्वेश्चन नेक्स्ट। अभी तक हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल सरफेस लिया, एक बार एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं वर्टिकल सरफेस वाला, कि वर्टिकल सरफेस के अगेंस्ट किस तरह से फ्रिक्शन डेवलप होता है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं देखना है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स, a horizontal force of 10 Newton is necessary to just hold a block stationary against a wall, the coefficient of friction between block and wall is 0.2. The weight of the block is तो एक वर्टिकल वॉल के अगेंस्ट एक ब्लॉक रखा, ये ब्लॉक, और इस ब्लॉक को स्टेशनरी रखने के लिए हमें 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है, 10 न्यूटन। तो ब्लॉक जो है वहीं पर स्टेशनरी है, तो इसका वेट कितना होना चाहिए, वेट पूछा है, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके आप शुरू कर दीजिए, तब तक मैं आंसर लिख दे रहा हूँ। 20 न्यूटन, 50 न्यूटन, 100 न्यूटन एंड 2 न्यूटन। ठीक, तो 2 मिनट वीडियो पॉज करो, 2 मिनट, और सॉल्व करो। तो डियर स्टूडेंट्स, अब तक आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा, बना लिया होगा। देखो, इस वर्टिकल वॉल के सहारे ये जो ब्लॉक रखा हुआ है, ये अपने वेट W के कारण ये तो नीचे गिरना चाहेगा, नीचे की तरफ गिरेगा। उसी को रोकने के लिए हमने 10 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई किया। हमने इस पर 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया है, तो ये वॉल के ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेगा, द कॉन्टैक्ट फोर्स, तो वॉल का रिएक्शन इस तरफ मिलेगा, अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। अब ब्लॉक न तो उधर जा रहा है न तो इधर आ रहा है, इसका मतलब कि दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस कर लिया। और जो एन नॉर्मल रिएक्शन आया, उसी का म्यू टाइम्स यहाँ पर फ्रिक्शन डेवलप होगा, मैक्सिमम फ्रिक्शन। तो ब्लॉक किधर गिर रहा है भाई, नीचे, तो रोकेगा कौन इसको, फ्रिक्शन, जो लगेगा ऊपर सरफेस के पैरेलल, सरफेस में अप्लाई किया है। तो ये सिचुएशन हो गए फोर्सेस का। तो एन बराबर कितना हो गया, नॉर्मल रिएक्शन कितना आ गया, 10, ठीक है। ये न्यूटन है ना, एन नहीं है, न्यूटन यूनिट है, ठीक है।
तो n ये ठीक 10 के बराबर हुआ और w ये म्यू n के बराबर हुआ। म्यू दिया है 0.2, n हमने दिया 10, तो कितना आना चाहिए 2 न्यूटन। तो जो ब्लॉक आपने लिया हुआ है वो 2 न्यूटन के वेट का होगा, 2 न्यूटन के वेट के बराबर मिलना चाहिए। तो इसके क्वेश्चन में जनरली जितना वेट है बॉडी का उससे ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, उससे कहीं ज़्यादा फोर्स हमको अप्लाई करना पड़ता है ये वर्टिकल वाले में। ठीक है, ओके। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ रहे हैं। ए बॉक्स ऑफ मास 8 किलोग्राम is placed on a rough inclined plane, of inclination theta, its downward motion can be prevented by applying an upward force F, and it can be made to slide upward by applying a force to F. The coefficient of friction between the blocks and plane H। तो यहाँ पर हमको बॉक्स और प्लेन के बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कैलकुलेट करना है। आंसर दे रखा है 1/3 tan थीटा, हाफ tan थीटा और लास्ट वाला दे रखा है 3 tan थीटा। साथ में फिगर नहीं दिया है, फिगर आपको बनाना है। जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है वैसा वैसा फिगर आपको ड्रॉ करना है। तो चलिए अगेन पॉज द वीडियो फॉर 2 minutes एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन एंड फाइंड आउट द करेक्ट आंसर। तो बच्चों अब तक आपने बना लिया होगा और इसका करेक्ट आंसर आपको मिला होगा A, द 1/3 tan थीटा। कैसे आया देखो, ये मान लीजिए कि अपना इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइनेशन इज थीटा,
इस पर रखा एक बॉक्स। अब इस बॉक्स पर कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे देखो, एक तो लगेगा mg वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। इसके दो कंपोनेंट आ गए mg cos थीटा और पैरेलल टू प्लेन आ गया mg sin थीटा, और लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। ये mg sin थीटा क्या करेगा, इसको खींचेगा अपनी तरफ, यानी ये चलने की कोशिश करेगा, तो फ्रिक्शन उसका अपोज करेगा। तो फ्रिक्शन कितना आ गया, μn। तो ये कहता है कि फ्रिक्शन उसको रोक नहीं पा रहा है, इट कांट प्रिवेंट द मोशन, डाउनवर्ड मोशन ऑफ द बॉक्स। तो इसको रोकने के लिए क्या करना पड़ा हमको, एक और फोर्स अप्लाई करना पड़ा F, तो जाकर के रुका, ठीक है। तो यहाँ से F की वैल्यू निकाल सकते हो, कितना होगा, देखो F प्लस μn इक्वल टू mg sin थीटा। तो F इज इक्वल टू mg sin थीटा माइनस म्यू, और n की जगह मैं रख सकता हूँ, mg cos थीटा। चलिए, ये हो गया पहला केस, पहला सिचुएशन। हम इसको यहीं पर छोड़ देते हैं, ठीक है। या इसको भी n ही रखें क्या, वहाँ पर भी n आने वाला है, n ही रखते हैं, चलो ठीक। अब क्या हुआ, ये वही इंक्लाइनेशन, वही बॉक्स और वही सारे फोर्सेस, mg cos थीटा, नॉर्मल रिएक्शन, और इस तरफ लग गया mg sin थीटा, ठीक। अब मैं इसको अपवर्ड डायरेक्शन में चलाना चाहता हूँ, तो स्लाइड अपवर्ड, मैं इसको ऊपर खींचना चाहता हूँ, तो उसके लिए कहता है मुझको 2F फोर्स लगाना पड़ा। कितना लगाना पड़ा, 2F अपवर्ड के लिए, ठीक है। और जब ये ऊपर की तरफ खींचोगे आप, तो फ्रिक्शन तो इधर आ जाएगा, फ्रिक्शन ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, और ये जस्ट टू स्लाइड, अब ठीक स्लाइड करने की पोजीशन में आ गया है। इसका मतलब हुआ कि 2F इज इक्वल टू mg sin थीटा प्लस μn। ये दो इक्वेशन आपको मिल गए। n की वैल्यू मालूम है, इन बोथ द केसेस इट इज mg cos थीटा। तो क्या हम म्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसके लिए हमको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 से पहले तो f को हटाना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो क्या करो, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो और इसको उसमें घटा दो, तो एलिमिनेट हो जाएगा। तो वही काम करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, 2F इक्वल टू 2mg sin थीटा माइनस 2 μn, और ये तो है 2F इज इक्वल टू mg sin थीटा प्लस μn। घटा दो तो ये कैंसल, और जो बच रहा है उसको यहाँ पर मैं नोट करता हूँ अलग से। ध्यान देना कि लेफ्ट साइड में हो गया 0, कैंसिल हो गया, ठीक है। 2mg sin थीटा में से mg sin थीटा का है, तो बच गया mg sin थीटा माइनस ये भी नेगेटिव हो गया, साइन इसका भी चेंज होगा, तो दोनों नेगेटिव तो जुड़ गए, 3 μn। तो 3 μn इज इक्वल टू mg sin थीटा। अब मैं इसमें n की वैल्यू रख देता हूँ और उस तरफ भेज देता हूँ दूसरी तरफ, तो मुझको म्यू मिल जाएगा।
तो म्यू इज इक्वल टू mg साइन थीटा अपॉन 3 और n की जगह मैंने रख दिया mg कॉस थीटा। तो mg कैंसिल, तो क्या आया 1/3 tan थीटा। तो वहां पर म्यू की वैल्यू होनी चाहिए 1/3 tan थीटा। ठीक। एंड स्टूडेंट, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और जो कि लास्ट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन में आपको फ्रिक्शन को करेक्ट डायरेक्शन में रखना होगा। यदि फ्रिक्शन का आपने करेक्ट डायरेक्शन में रखा है तो प्रॉब्लम सॉल्व करने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए, सैंड इज पाइल्ड up on a horizontal ground in the form of a regular cone of a fixed base of radius r. The coefficient of static friction between sand layer is mu. The maximum volume of sand that can be piled up. Without the sand slipping on the surface edge. तो हमने सैंड को इस तरह से रेगुलर कोन के शेप में इकट्ठा किया हुआ है, पाइल किया हुआ है। इसकी रेडियस r है। ठीक। ये हाइट यदि आप कम रखते हो, जैसे इतना हाइट रखा आपने, इतना हाइट रखा, तो इस सरफेस का इंक्लाइनेशन छोटा होगा, कम मिलेगा। जैसे जैसे आप हाइट बढ़ाते जाओगे ये एंगल वैसे वैसे बढ़ता जाएगा, है ना। इसके ऊपर एक लेयर हमने सैंड का और डाल दिया, फिर एक लेयर डाल दिया, ये लेयर डलता जा रहा है और इसकी हाइट बढ़ती जा रही है। ठीक है। तो एक लेयर जो है वो दूसरे लेयर के ऊपर स्लिप हो सकता है या होता है। तो इन दो लेयर के बीच, सैंड के दो लेयर के बीच कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू के बराबर है। ठीक है ना। और जैसे कि आपको मालूम है कि इंक्लाइंड प्लेन में होता है म्यू इक्वल टू tan थीटा, द मैक्सिमम एंगल। तो मैक्सिमम आप कहाँ तक इसको पाइल कर सकते हो कि ये इतना एंगल बनाए उसका टेंजेंट म्यू के बराबर हो सके, है ना। tan थीटा इज इक्वल टू म्यू, इतना आप इसको पाइल कर सकते हो कि ये जो एंगल बनेगा थीटा, उसका टेंजेंट आपके म्यू के बराबर होगा। ठीक। तो उस समय मान लीजिए कितनी हाइट मिल रही है आपकी अपनी कोन की, h। रेडियस तो दिया हुआ है, ठीक है ना। ये रेडियस आपका इधर भी होगा r।
एंगल थीटा हो गया। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना, वहाँ से आप h की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो कितना मैक्सिमम आप पाइल कर सकते हो कि tan थीटा बराबर म्यू हो जाए, वहाँ तक हम इसको पाइल अप कर सकते हैं। अब देखो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो h अपॉन r इज इक्वल टू म्यू, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो h बराबर कितना हो गया, म्यू आर। h बराबर कितना हो गया, म्यू आर। अब वॉल्यूम कितना होता है कोण का, 1/3 पाई आर स्क्वायर h, ठीक है ना, इतना मिलता है। मैं h की वैल्यू रख देता हूँ म्यू आर, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू म्यू आर, तो कितना मिल गया, 1/3 पाई म्यू आर क्यूब। इतना मैक्सिमम वॉल्यूम हम इसमें स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मुझसे आंसर लिखना छूट गया भाई, तो देखो इसके साथ जो आंसर्स दिए हुए हैं मैं इधर साइड में कर देता हूँ, साइड में कर देता हूँ। पहला आंसर दिया है म्यू आर क्यूब बाई 3 पाई। दूसरा दिया हुआ है म्यू आर क्यूब बाई 3। थर्ड दिया हुआ है पाई आर क्यूब बाई 3 म्यू, और लास्ट आंसर दिया हुआ है पाई म्यू आर क्यूब बाई 3। तो देख लो कौन सा आंसर करेक्ट हुआ, ठीक है। यहाँ पर सैंड के लेयर के ऊपर सैंड का लेयर ही स्लिप होगा, और उसको कौन रोकेगा, उन दोनों के बीच का फ्रिक्शन, उन दोनों के बीच का फ्रिक्शन। तो कब तक रुका रहेगा, जब तक ये एंगल ऑफ रिपोज के बराबर ना हो जाए। ये एंगल ऑफ रिपोज के बराबर हो जाता है तो सैंड यहाँ पर स्लिप नहीं करेगा। हाँ, अब इसके ऊपर तुमने एक लेयर और डाल दिया सैंड का, तो एंगल बढ़ जाएगा ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिपोज, और तब वो सैंड जो है वहाँ पर रुक नहीं पाएगा, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो उसको बैलेंस नहीं कर सकेगा। तो क्या होगा, पूरा सैंड भर कर नीचे गिर जाएगा। तो मैक्सिमम आप कहाँ तक पाइल कर सकते हो, जब तक कि एंगल जो है वो एंगल ऑफ रिपोज के बराबर ना हो जाए, वहाँ तक कर सकते हैं, नॉट ग्रेटर देन दैट वैल्यू, ठीक है। और उस समय इसकी जो वॉल्यूम होगी जो रेत का, वो होगा 1/3 पाई म्यू आर क्यूब। हो सकता है आपको दे दे r इज इक्वल टू 1 मीटर, r इज इक्वल टू 10 मीटर, आपको कुछ भी दे सकता है। म्यू की वैल्यू दे दिया 1/2, 1/3, 1/4, ठीक है। तो आप सीधे सीधे न्यूमेरिकल वैल्यू भी यहाँ से निकाल सकते हो कि कितना होगा, ठीक है ना। तो बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन आपके फ्रिक्शन के मिलेंगे। सारे क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि यदि हमने फ्रिक्शन सही मालूम किया और सही डायरेक्शन में रखा और इक्वेशन ऑफ मोशन हमने सही बना लिया, तो क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं। अब फ्रिक्शन जो है किधर होता है, तो ऑलवेज अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन। अपोजिट टू द मोशन मत समझिए, अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन मिलता है, ठीक है ना। कि ए के रिस्पेक्ट में बी जा रहा है राइट की तरफ, तो बी पर फ्रिक्शन लगेगा लेफ्ट की तरफ, और जब बी पर फ्रिक्शन लग गया लेफ्ट की तरफ, तो ए पर फ्रिक्शन लगेगा राइट की तरफ। तो ये जो डायरेक्शंस हैं इसको आपको करेक्ट रखना होगा, वैल्यू जो है आपको करेक्ट रखना होगा, तब जाकर के आपके फ्रिक्शन के प्रॉब्लम करेक्टली सॉल्व हो पाएंगे, नहीं तो फिर आप भटक जाओगे। तो ये कुछ इन एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन, या जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस टाइप के कुछ क्वेश्चन थे जो आज हम लोगों ने किए। तो बच्चों, इसमें ऊपर से खूब प्रैक्टिस कीजिए, देखिए कि और कुछ किस तरह के क्वेश्चन तो ढेर बनते हैं, है ना। सारे क्वेश्चन तो हम यहाँ पर सॉल्व नहीं कर सकते, बना भी नहीं सकते, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैंने कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पर कराए हैं। अब इसी तरह क्वेश्चन आपको और मिलेंगे, तो आप उसी मेथड से उसको सॉल्व कर सकते हो। तो क्या करना होगा, इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपके पास जो फ्रिक्शंस की प्रॉब्लम है उन सबको सॉल्व करते जाओ करते जाओ करते जाओ। तो इससे क्या होगा, फ्रिक्शन की डायरेक्शन रखने में प्रैक्टिस होगी, फ्रिक्शन की वैल्यू रखने में की प्रैक्टिस होगी,
और फिर फ्रिक्शन के प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको आसानी हो जाएगी, इजी हो जाएगा, फिर आप फ्रिक्शन से घबराएंगे नहीं तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इससे बहुत घबराते हैं। अरे एक ब्लॉक के ऊपर 2 ब्लॉक आ गया, 3 आ गया, फिर तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन, अरे सर छोड़ो वो झंझट है। तो बिल्कुल भी झंझट नहीं है, कूल माइंड आपको रहना है और फ्रिक्शन की डायरेक्शन आपको देखना है, ठीक है। एक के ऊपर एक ब्लॉक रखे हुए हैं तो नीचे वाले सरफेस पर दोनों का वेट लगेगा, बीच वाले ब्लॉक पर ऊपर वाले का वेट लगेगा, और जितना वेट लगेगा उतना नॉर्मल रिएक्शन आएगा। तो दोनों ब्लॉक के ऊपर अलग अलग नॉर्मल रिएक्शन होते हैं, इसको ध्यान रखोगे, एक ही नहीं। और फिर दोनों के सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन लगेगा ऊपर और नीचे वाले के बीच में, और नीचे वाले सरफेस के बीच में, ये सब अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग अलग वैल्यू के होते हैं, इसको ध्यान में रखोगे। स्मूथ सरफेस कहा है तो आपको फ्रिक्शन को 0 कर लेना है, देयर इज नो फ्रिक्शन, स्मूथ है, चिकना है, ठीक। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। यदि कोई प्रॉब्लम आती है फिर भी तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ओके, तो ठीक है, आज के लिए नमस्कार, जय हिंद।